नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। छोटी आवाज के बड़े मंच पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। अब वक्त है पब्लिक इंटरेस्ट का। आज पटियाल सबसे पहले नई सरकार के शपथ ग्रहण का परीक्षण करेगा। आपको बताएगा शपथ समारोह कब, कहां और कैसे होगा, किन किन विदेशी मेहमानों को न्योता भेजा गया है, मंत्री बनने के फॉर्मूले क्या होंगे, कैसे मत्थापच्ची हो रही है इस पर, नड्डा के घर में अमित शाह और राजनाथ का आना जाना क्यों लगा हुआ है, नीतीश क्या चाहते हैं और नायडू किस फिराक में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की फाइनल डील का परीक्षण होगा बस कुछ ही देर में। दूसरा परीक्षण विवादों का करूंगा जो नई सरकार बनने से पहले ही उभरने लगे हैं। नीतीश कुमार सीएम रहेंगे या फिर डेप्टी पीएम बनेंगे, नायडू आंध्रा के सीएम बनेंगे या केंद्रीय मंत्रिमंडल में आएंगे, बीजेपी क्या एक पीएम और 2 डेप्यूटी पीएम के फॉर्मूले पर काम कर रही है। बीजेपी के कोर एजेंडा पर घटक दलों का विरोध दिखने लगा है। मतलब यह है कि सरकार बनी नहीं और विवाद हाजिर है। नई सरकार की मजबूती और मजबूरी का परीक्षण आप पटियाल के साथ देखिएगा। चुनाव प्रचार में ईमानदारी एक बड़ा मुद्दा रही। पीएम ने बार बार यह कहा कि ना खाऊंगा और ना ही खाने दूंगा, भ्रष्टाचार को मिटाकर रख दूंगा। लेकिन विरोधियों ने कहा करप्शन नहीं, ऑपोजिशन को मिटाया जा रहा है। ये तो इसके बीच आज गुजरात से एक खबर आई कि वहां मंथली किस्त पर घूसखोरी हो रही है। रिश्वत के इस गुजरात मॉडल की पूरे देश में चर्चा है। मंच पर वॉशिंग मशीन और जमीन पर घूस की ईएमआई। इस विरोधाभास का परीक्षण भी आप पटियाल के साथ देखेंगे। चौथा परीक्षण फ्रूट जूस पर सरकारी चेतावनी का होगा। जूस के नाम पर शक्कर का शरबत पिलाया जा रहा है, यह बात सामने आई है और ऐसा करने वालों की अब खैर नहीं। पूरा मामला समझने के लिए पटियाल के साथ रात 9:45 तक रहिए। मेरे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी और बनी तो नहीं टिकेगी। मैं ये कहूँगा कि पिक्चर शुरू हुआ है, एंड बाकी। न मोदी जी की सैक्रिफाइस है, न उनका कोई परिवार है, न किसी प्रकार का कोई लालसा है। समूचे भारत के जनता को अपना परिवार मानते हैं। ये ज़्यादा लंबी सरकार चलने वाली नहीं है। आप देखिएगा, ज़्यादा मजबूत सरकार नहीं होगी, कोई ठहराव वाली बात नहीं है। 7 तारीख को एनडीए के एमपीज के साथ एक और बैठक रहेगी। उसके बाद 9 तारीख को मोदी जी का स्वेरिंग इन सेरेमनी रहेगा। आज सबसे पहले पटियाल देश में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का परीक्षण करेगा। कल सुबह 11 बजे संसद में एनडीए के 293 सांसदों को बैठक के लिए बुलाया गया है। इसमें नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा। फिर नरेंद्र मोदी सरकार बनाने का दावा करेंगे और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। बीजेपी चाहती है कि उससे पहले सारी बातें फाइनल हो जाएं। ये कौन सी बातें हैं जो फाइनल हो जाएं? अब ये समझाते हैं। शपथ ग्रहण कहां होगा, शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन शामिल होगा, किसे न्योता मिला है, शपथ ग्रहण में कौन कौन जाएगा जो शपथ लेगा, किसके कितने मंत्री होंगे, मंत्री बनाने का फॉर्मूला क्या होगा, क्या राज्यों की तरह केंद्र में भी 2 डेप्यूटी पीएम का और 1 पीएम का फॉर्मूला लागू होगा या फिर नीतीश और नायडू अपने अपने राज्यों में मुख्यमंत्री रहेंगे और उनके सांसद केंद्र में मंत्री बन जाएंगे। क्या बीजेपी ने ऐसा कोई प्लान तैयार किया है जिसमें नीतीश और नायडू उनको दिल्ली से दूर रखने और दिल्ली में केवल मोदी की धमक बनाए रखने का प्लान है? पटियाल इन सारे सवालों के जवाब आज आपको देगा। गठबंधन सरकार बनाने की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। 9 जून को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में होगा। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि इस बार का शपथ ग्रहण बहुत ही भव्य होगा। समर्थन और समर्पण के कागज लगभग तैयार हो चुके हैं, लेकिन लोगों के मन में आशंकाओं से भरे हुए कई सवाल हैं, कई आशंकाएं हैं, कई शंकाएं हैं और इसके लिए नायडू और नीतीश का इतिहास ही जिम्मेदार है। 2013 की बात करें तो नीतीश एनडीए के सहयोगी थे। 2014 के चुनाव के लिए मोदी का नाम पीएम के लिए प्रपोज हुआ।
तो नीतीश कुमार ने पीएम की कुर्सी के लिए एनडीए को टाटा बाय बाय बोल दिया। अब नायडू शक्ति की धाक लिखती है। 2018 में नायडू इस बात के लिए एनडीए से अलग हो गए थे क्योंकि आंध्र को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया था। बीजेपी उसके खिलाफ थी, इसलिए उनको लगा कि इनसे दूर होकर चलते हैं। अब बीजेपी के विरोधी दल नीतीश कुमार में सियासी हवा भरने की कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे, उनको पीएम मटेरियल बता रहे हैं। ऐसे भी कुछ कारण हैं जिनके कारण एनडीए के आयोजन पर शक की गुंजाइश और बढ़ जाती है। नीतीश बाबू प्राइम मिनिस्टर लेवल के कैंडिडेट हो सकते हैं और चंद्रबाबू नायडू, इनको भी बहुत एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत तजुर्बा है। ही इज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। तो अगर उनकी इच्छा देश का नेतृत्व करने की है तो मालूम नहीं एनडीए में कैसा उनका स्वागत किया जाएगा। देखते हैं अभी आगे क्या होता है। आपने तो ऑफर दे दिया उनको, मतलब नहीं, मैं उनके दोनों के तजुर्बे और उनकी कैपेसिटी के बारे में आपको कहा। मतलब पीएम पद का ऑफर अगर दिया जाए तो ये विकल्प खुला हुआ इंडिया गठबंधन के सामने, नीतीश कुमार का ऑफर हो सकता है। नहीं, मैं इंडिया जो जब हुई थी गठबंधन, मेरी परिसीमा महाराष्ट्र स्टेट के बाहर नहीं है। मुझे देश का राजनीति में कुछ कहना नहीं है। तो देश में क्या होता है वो उसके बारे में आज मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ कह नहीं पाऊंगा। देखते हैं आस्ते आस्ते क्या होता है। आज केंद्र में बीजेपी पहले की तरह मजबूत नहीं है। 2014 में 282, 2019 में 303, लेकिन 2024 में सिर्फ 240। जानकार कहते हैं कि ऐसे में बीजेपी को सुनना भी पड़ेगा और सहना भी पड़ेगा। लेकिन फिलहाल सच्चाई यह है कि मोदी शपथ की हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। 2014 और 2019 का शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में ही हुआ था। बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, विदेशी मेहमान भी आए थे। न्योता तो इस बार भी भेजा गया है। एक वीडियो अपडेट दे दूं, फिर उसके बाद शपथ ग्रहण की पूरी गेस्ट लिस्ट पटियाल के साथ आप जरूर देखिएगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी शपथ लेंगे। मेरे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तीसरी बार आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे। मोदी जी पुनः देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी शपथ ग्रहण करेंगे। अब आपको शपथ ग्रहण के मेहमानों के बारे में बताते हैं। आयोजन में कौन कौन से विदेशी गेस्ट लिस्ट में शामिल हैं। दावा है कि पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना दिल्ली के लिए कल यानी 7 जून को रवाना हो जाएंगी। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ को भी आमंत्रित किया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को भी बुलाया गया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को भी न्योता भेजा गया है। 2019 में पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल हमीद, भूटान के तत्कालीन पीएम लोटे शेरिंग, किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सोरोनबे जीनबेकोब, मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ, म्यांमार के राष्ट्रपति विन मिंत, नेपाल के तत्कालीन पीएम केपी शर्मा ओली, श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेन और थाईलैंड के प्रतिनिधि ग्रिसाडा बूनराच शामिल हुए थे। ये सब लोग आए थे उस वक्त। 2014 में निमंत्रण तो पाकिस्तान को भी भेजा गया था, लेकिन इस बार चीन और पाकिस्तान को समारोह के लिए न्योता भेजा गया है या नहीं, इसकी पुष्टि फिलहाल तो नहीं हो पाई है।
शपथ समारोह की तैयारियां तो चल रही हैं, लेकिन मोदी की तीसरी सरकार में कितने कैबिनेट मंत्री और कितने राज्य मंत्री होंगे, ये बड़ा सवाल है और आपके मन में भी होगा। किस सहयोगी को कैबिनेट में कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, ये चुनौती बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता है आज की डेट में। अब इस चिंता की वजह भी बता देता हूं। जेडीयू, टीडीपी, हम, एलजेपी, अपना दल और जन सेवा पार्टी, ये वो घटक दल हैं जिनके सहयोग से एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन बीजेपी के सामने इन सहयोगियों ने अपनी डिमांड रख दी है। ये सब गठबंधन सरकार में भागीदारी के साथ साथ हिस्सेदारी भी चाहते हैं। अब किस सहयोगी की क्या डिमांड है, इस पर पटियाल को यह जानकारी मिली है कि अब वो शेयर करने की नौबत आ गई है। वैसे तो कहा यह जा रहा है कि चीजें बदल रही हैं, लेकिन अब थोड़ी सी शेयर करते हैं। जेडीयू क्या चाहती है? जेडीयू चाहती है कि उसके कोटे से 3 कैबिनेट और 4 मंत्री बने राज्य के। टीडीपी 5 अहम मंत्रालय मांग रही है। शिवसेना 3 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री की डिमांड कर रही है। एलजेपी 1 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री चाहती है। हम और अपना दल 1-1 राज्य मंत्री की डिमांड कर रहे हैं। ये एनडीए के सभी घटकों ने अपना अपना लेखा जोखा दिया है भी क्या क्या चाहते हैं वो केंद्र में। मांग तो कुछ और भी सकता है कोई, लेकिन महत्वपूर्ण यह भी है कि उसे मिलेगा क्या और बिना असंतोष के बंटवारा हो जाए, इसका फॉर्मूला क्या है। अब पटियाल आपको मंत्री बनाने वाले फॉर्मूले का परीक्षण दिखाएगा। आपको लग रहा होगा ना ये कैसा फॉर्मूला होता है? भाई सांसदों के हिसाब से ही होता है ना। पिछली सरकार में बीजेपी ने 5 सांसदों पर 1 कैबिनेट मंत्री वाला फॉर्मूला अपनाया था, लेकिन इस बार क्या यही होगा या उसमें बदलाव होगा? एनडीए में इस बार 5 बड़े सहयोगी दल शामिल हैं, जिसमें 12 सांसदों वाली जेडीयू, 5 सांसदों वाली एलजेपी, 16 सांसदों वाली टीडीपी, 7 सांसदों वाली शिवसेना और 2 सांसदों वाली आरएलडी शामिल है। अब अगर 5 सांसदों पर 1 मंत्री का फार्मूला अपनाया जाता है तो किसके खाते में क्या आएगा? सुनिए। जेडीयू के हिस्से में 2, एलजेपी के हिस्से में 1, टीडीपी के हिस्से में 3, शिवसेना के हिस्से में 1 मंत्री पद आएगा। इस फॉर्मूले के हिसाब से आरएलडी और बाकी जो छोटे सहयोगी हैं उनके हाथ खाली रह जाएंगे क्या? लेकिन इसकी जगह अगर 3 सांसदों पर 1 मंत्री वाला फार्मूला अपनाया जाता है तो क्या समीकरण होंगे? फिर जेडीयू के हाथ क्या आएगा? जेडीयू के हाथ आएगा 4 मंत्री पद, एलजेपी के हिस्से में आएंगे 1, टीडीपी के हिस्से में आएंगे 5 और शिवसेना के हिस्से में आएंगे 2 मंत्री पद। जयंत चौधरी जो कि आरएलडी के चीफ हैं, उनको इस फार्मूले के हिसाब से खाली हाथ नहीं रहना पड़ेगा। उनको भी कुछ ना कुछ मिल सकता है। हो सकता है कि साथ देने के लिए एक आधा राज्य मंत्री भी उनको मिल जाए। सरकार बनाने के लिए कोई अपने सांसद दे और बदले में कुछ ना ले, ये तो हो नहीं सकता। इसीलिए हो सकता है कि मिनिस्टर बनने का कोई तीसरा फॉर्मूला भी आ जाए, जिसमें 2 सांसदों वाले सहयोगी को भी कम से कम 1 मंत्री पद मिल जाए। एक बार बंटवारा हो जाए, मंत्रियों की लिस्ट फाइनल हो जाए और फिर फोन का इंतजार शुरू हो जाएगा, क्योंकि वक्त कम है और शपथ के लिए नए कपड़े लेने हैं, दिल्ली के फ्लाइट का टिकट भी बुक करवाना है और टाइम उसमें भी लगता है। कौन अब सरकार में आता है, नहीं आता है, कौन मंत्री बनता है, नहीं बनता है, ये किसी भी घटक दल की प्राथमिकताओं में नहीं है। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को पुनः स्वीकारते हुए औपचारिकता हम लोगों ने निभाई है। कोई मांग नहीं है और मांग हो भी नहीं सकती है, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य ही प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना था। ये विशेषाधिकार पूर्णतः मेरे प्रधानमंत्री जी के पास ही है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसको जगह देते हैं, नहीं देते हैं। ऐसे में किसी घटक दल की कोई मांग नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हम अभी की एलाई बन चुके हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन हमको आया अभी तक, अबाउट 6 पोर्टफोलियोज और द स्पीकर का कुछ ऑफर है बोल के हमको मालूम हुआ, बट कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम तो डिमांड नहीं कर रहे हमको ये चाहिए बोल के। इन एडिशनली सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ सपोर्ट हमारा सपोर्ट मोदी जी पूछे तो हम ज़रूर काम करने के लिए तैयार है। तो जो आंध्रा में भी जॉइंटली 3 पार्टी मिलके गवर्नमेंट बनाएंगे। पटियाल के पास एक ताजा जानकारी आ रही है और वो ये है कि टीडीपी और बीजेपी के बीच मंत्री पद के बंटवारे का समझौता हुआ है। हालांकि अभी खबर बहुत पक्की नहीं है, लेकिन जो भी है उसके मुताबिक नई सरकार में टीडीपी का 1 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री होंगे। केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश को स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज देने के लिए भी तैयार है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी ने अगर 16 सांसदों वाली टीडीपी को 1 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री पर बना लिया
तो 40 सीटें जीतने वाले एनडीए के 4 बड़े दलों के हिस्से में क्या सिर्फ 3 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री के पद आने वाले हैं? चाहे वो 12 सीटों वाली जेडीयू हो, 7 सीटों वाली शिवसेना हो या फिर 5 सीट जीतकर 100 नंबर लेने वाली एलजेपी। वो पार्टी तय कर रहे। अभी हमारे को आदेश मिला है पार्टी हेडक्वार्टर से, कल 11 बजे सेंट्रल हॉल में आना चाहिए। पूरे संसद आज रात को दिल्ली पहुंचना चाहिए। एनडीए के संसद कल 11 बजे पार्टी संसद का मीटिंग होगा। उस संसदों में पार्टी का नेता चुने जाएंगे। एनडीए सरकार 10 साल चलाए, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छे जबरदस्त सरकार और मजबूत सरकार और काम करने वाले, डिलीवर करने वाले सरकार जैसा 10 साल काम किए, उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस से इस आने वाले 5 साल में काम करेंगे। कितने एमपी और कितने मंत्री, ये एक मुद्दा है, लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा यह है कि नई सरकार में नंबर 2 कौन होगा। क्या बीजेपी राज्यों की तरह केंद्र में भी एक हेड और 2 डिप्टी के फॉर्मूले पर काम करेगी, या फिर नीतीश और नायडू राज्य में रहेंगे और दिल्ली में केवल मोदी की चलेगी? वैसे 4 बड़े मंत्रालयों पर कयास लगने शुरू हो गए हैं। पिछले 10 साल से एनडीए की सरकार से रक्षा, गृह, वित्त और विदेश, ये सब अहम मंत्रालय बीजेपी के पास ही रहे। असल में रक्षा, गृह, वित्त और विदेश कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का हिस्सा होते हैं। ये मंत्री अन्य प्रमुख कमेटियों में भी शामिल होते हैं। 2019 की मोदी सरकार की अगर बात कर ले हम, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, उनके पास था रक्षा मंत्रालय। गृह मंत्री अमित शाह थे, उनके पास था यह मंत्रालय। वित्त मंत्रालय का जिम्मा निर्मला सीतारमण के पास था और विदेश मंत्रालय का जिम्मा एस जयशंकर के पास था। तब बीजेपी के पास बहुमत से आगे की सीटें थी। अब हालात वैसे नहीं हैं। बीजेपी के पास सिर्फ 240 सीटें हैं। तो सवाल यह उठता है कि एनडीए सरकार में क्या अहम मंत्रालयों पर अब यही चेहरे दिखेंगे या चेहरे बदल जाएंगे? क्या 4 बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी एनडीए के सहयोगी दलों को मिल सकती है? वैसे बीजेपी के अंदर शिवराज चौहान जैसे कद्दावर नेता भी हैं। इन पदों के लिए वो भी अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। अब नई सरकार से जो निर्माण से पहले ही नए विवाद उभर रहे हैं, उनका परीक्षण करेंगे। जब से यह बात जगजाहिर हुई है कि केंद्र में मोदी सरकार नायडू और नीतीश के सहारे बन रही है, तब से सोशल मीडिया में 2 तस्वीरें बहुत वायरल हैं। इन तस्वीरों को आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनमें नीतीश और नायडू को एक खास टोपी और कपड़ों में दिखाया गया है। लोग कह रहे हैं कि चुनाव में तो बीजेपी ने मुसलमानों को संपत्ति और आरक्षण के लिए खतरा बताया था, लेकिन अब बीजेपी को मुसलमानों के समर्थक नायडू और नीतीश के भरोसे सरकार बनानी पड़ रही है। साथ ही बड़ा सवाल यह भी दागा जा रहा है कि आग और पानी से यह दोस्ती चलेगी कैसे? आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। समाज में जो ये झंझट पैदा करना चाहते हैं, हिंदू और मुस्लिम का झंझट, ताकि इसी का झंझट हो जाए और उसी में झंझट रहेगा तब फिर हिंदू लोग कोई रहेंगे, उनको हम अपनी तरफ करके जीतेंगे। कभी भी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, ये गलत बात है। बहनों और भाइयों, कोई दंगा करता है तो हम उसको उल्टा टांगने का काम कर देते हैं। बहुत ज्यादा कोई बकबक करता है तो बहनों और भाइयों, मिर्च का झोंका नीचे से लगा दिया जाता है। फिर ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। No, from the beginning we are supporting 4% reservations. That will continue.
आए दिन आलिया मालिया जमालिया देश में घुस जाते थे और बम धमाके करते थे, कोई बोलने वाला नहीं। 28 जनवरी 2024, आज से 131 दिन पहले नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ ली थी। आरजेडी से अलग होकर नीतीश ने बीजेपी से गठबंधन किया था। बिहार की नई सरकार में बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो नीतीश किंग मेकर की भूमिका में आ गए। सवाल यह उठने लगा है कि नीतीश बिहार चलाएंगे या फिर दिल्ली में डिप्टी पीएम बनेंगे। इस कयासबाजी के बीच बीजेपी के नेता बिहार से, चाहे वो दोनों डिप्टी सीएम हो या कोई दूसरे, एक सुर में यही बात कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार बिहार में ही रहेंगे, उन्हीं के चेहरे पर 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। जानकारों की माने तो यह बीजेपी का स्पिन प्लान है। ऐसा कह के वो नीतीश के दिल्ली वाले सपने की हवा निकाल रहे हैं। मतलब नीतीश दिल्ली के ख्वाब ना देखें, केवल बिहार तक सीमित रहे। हमारे एनडीए के नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं, तो इसमें जो पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से घुसना चाहते हैं राजद के लोग, वो भ्रम की वातावरण बनाते हैं, क्योंकि उनको हिम्मत नहीं है कि जनता का जनादेश लेके सत्ता में आने का। अरे तो इसमें दिक्कत क्या है? नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में 1996 से भारतीय जनता पार्टी आगे भी रहेगी। तो ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी नीतीश कुमार को दिल्ली से दूर रखना चाहती है? लेकिन अगर ऐसा हो भी गया तो फिर उन विवादों का क्या होगा जिस पर अभी से जेडीयू के बड़े नेता बयानबाजी कर रहे हैं? पिछले कार्यकाल में मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना लॉन्च की थी और विरोध के बावजूद उसमें कोई बदलाव नहीं किया। लेकिन अब जेडीयू इस योजना पर फिर से विचार करने की मांग कर रही है। इसमें अब आगे क्या होगा? नीतीश और नायडू के लिए यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता भी एक बड़ा मुद्दा है। जहां बीजेपी यूसीसी का समर्थन करती है तो टीडीपी विरोध में है। जेडीयू ने यूसीसी को समीक्षा के लिए फिर से एक बार इसका राग अलापना शुरू कर दिया है। अब एक मुद्दे पर चलिए और उससे आगे की शुरुआत करते हैं। बीजेपी मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ है, जेडीयू इसका स्टैंड क्लियर नहीं है, लेकिन टीडीपी मुस्लिम आरक्षण का समर्थन करती है। यहां भी तीन पार्टियां हुई तो स्टैंड अलग अलग है। देश में जातीय जनगणना के मुद्दे की अगर बात करें तो बीजेपी न्यूट्रल रहती है। जेडीयू और टीडीपी दोनों ही जातीय जनगणना का समर्थन करते हैं। यहां भी बिखराव है। जेडीयू बिहार और टीडीपी आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं, ये दोनों डिमांड करते हैं। लेकिन बीजेपी स्पेशल स्टेटस का विरोध करती रही है। तो क्या आप देंगे या ये धक्के से लेंगे? ये बड़ा सवाल है। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूसीसी पर भी क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। इस पूरी हलचल के बीच विवाद का एक चेहरा और दिखा। यह चेहरा था बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का। मांझी पहली बार संसद पहुंचे हैं। उन्होंने तो मोदी के नेतृत्व पर ही सवाल उठा दिया। क्या कहते हैं? कहते हैं मोदी के भरोसे मत रहो। मोदी जी एक चमत्कारिक व्यक्तित्व के आदमी हैं। काम हो, आगे बढ़े और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के ऊपर डिपेंड न करे, ऐसा सोच बनना चाहिए। अति उत्साही हम लोग हो गए, जिसके चलते सब हम लोग छोड़ दिया नरेंद्र मोदी पर। तो जिसके चलते कुछ घाटा हुआ है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए हम लोगों को ये चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी को पॉइंट में रख करके ही हम लोग व्यक्तिगत भी परिश्रम करें, ताकि जनता में ये बात नहीं जाए कि साहब
नरेंद्र मोदी जी ही सब कुछ हैं और बाकी एमएलए, बाकी कार्यकर्ता कुछ नहीं है। सबके महत्ता को देखते हुए वो अपना सबका शेयर देंगे और मैं कहता हूं कि जिसको जो शेयर मिले मानना चाहिए और समाज के हित में, राज्य के हित में काम करना चाहिए। सियासी सुर कैसे बदलते हैं। देश में एक बार फिर मोदी सरकार को लेकर चल रही हलचल के बीच अब पटियाल आपको आरजेडी के मनोज झा का एक बयान सुनाना चाहता है। अपने बयान में आरजेडी के प्रवक्ता ने एनडीए गठबंधन में विवाद के एक बड़े फ्लैश पॉइंट के बारे में भी बताया। अब वो अहंकार और गुरूर नहीं चलेगा, अब वो मंत्रियों का चिल्लाना नहीं चलेगा। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, चंद्रबाबू जी या नीतीश बाबू आपके साथ है, लेकिन उन दोनों की अपनी एक पृष्ठभूमि है और वो पृष्ठभूमि उनको मोदी तेरे सुबह की जय, मोदी तेरे शाम की जय, ये कहने की इजाजत नहीं देती है और ये लोकतंत्र के लिए सुखद कभी था भी नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि इन दोनों की राजनीति में कुछ नॉन निगोशिएबल है। ये प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम को झूठ नहीं बोलने देंगे, धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं करने देंगे। विवाद कई हैं, कई मोर्चे पर हैं, बीजेपी के बाहर भी हैं और बीजेपी के भीतर भी, लेकिन इनका समाधान तैयार हो रहा है, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। अब पटियाल आपको विवाद निपटारे के हेडक्वार्टर लेकर चलेगा। यहां नई सरकार से जुड़े हर विवाद का समाधान तैयार हो रहा है और यह जगह है बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का घर। नड्डा के घर पर आज 7.5 घंटे से ज्यादा लंबी बैठक चली है। बैठक में कौन कौन आया, अब ये आप जान लीजिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मनसुख मांडविया, बीजेपी महासचिव बीएल संतोष, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जैसे दिग्गज उनके घर पर बार बार आते जाते रहे। हर समस्या के समाधान के लिए अलग टीम बना दी गई है। वैसे भी बीजेपी रणनीति के तौर पर बहुत लंबा चौड़ा दायरा खींचकर चलती है। अब पीयूष गोयल को टीडीपी का जिम्मा सौंपा गया है, यानी उनसे डील कैसे करना है। आज अश्विनी वैष्णव को जेडीयू से डील करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। डील करने का जिम्मा क्या रहेगा, उनको कैसे सेटल करना है, ये अब वैष्णव तय करेंगे बातचीत के जरिए। 7.5 घंटे बाद अमित शाह और नड्डा प्रधानमंत्री के घर पर गए और उन्हें पूरे दिन में जो जो कुछ अपडेट हुआ उसके बारे में जानकारी दी। अब पटियाल आपको बताएगा कि पार्टी अगर केंद्र में दूसरे के भरोसे हो तो राज्यों में उनकी अपनी यूनिट कैसे हिलने लगती है। बीजेपी ने बंगाल में बम्पर सीटों की उम्मीद लगाई थी, नतीजे आए तो सीटें 2019 से भी कम हो गई। खराब रिजल्ट के बाद आज बंगाल बीजेपी में गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। क्या हुआ बंगाल बीजेपी में भाई? बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ने बिना नाम लिए बीजेपी विधायक शुवेंदु अधिकारी को हार का जिम्मेदार ठहराया और संगठन में भर्ती हुए नए लोगों के खिलाफ बगावत भी कर दी। घोष ने सोशल मीडिया पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक पुराना बयान पोस्ट किया, जिसमें लिखा था, मेरी एक बात याद रखिए, पार्टी के किसी पुराने कार्यकर्ता को भी टूटने नहीं दिया जा सकता। यदि आवश्यक हो तो नए अधिकारियों में से 10 को अलग कर दिया जाए, क्योंकि पुराने पदाधिकारी ही हमारी जीत की गारंटी है। नए अधिकारियों पर जल्दी भरोसा ना करें। शुवेंदु के नाम में अधिकारी है, वो बीजेपी में नई भर्ती भी है, तो क्या घोष उनको निकालने की मांग कर रहे हैं? महाराष्ट्र में क्या हुआ, अब महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। क्या है, जिन्होंने डिसीजन ली उनको सोचना चाहिए। आज आप सबको पूछिए, पब्लिक को पूछिए, सबका ओपिनियन है, सब दे रहे हैं अपने ओपिनियन, तो लेकिन जिन्होंने सारा व्यवस्था को चलाया उनको डिसीजन लेना चाहिए, उनको इसका छानबीन करना नहीं। पार्टी कई बार निर्णय लेती है, किसी को कहीं कहीं भेजता है। माननीय नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश लाया गया था तो उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें मिली थी। इस बार उनका भी रिजल्ट जो मार्जिन कम हुआ है, उत्तर प्रदेश का रिजल्ट भी अच्छा नहीं हुआ है, तो इसका बहुत सारा कारण होता है। वो समय लगेगा, उसका छानबीन करके निकाला जाएगा। रहना चाहिए था, मैं तो 1 लाख से ऊपर जीतने वाला था, उसकी पूरी तैयारी थी। वहाँ के कार्यकर्ता दूसरे पार्टी के लोग भी मानते थे, तो पार्टी ने जो निर्णय लिया उसको मानते हुए मैं आगे गया, तो मुझे लगा कि दोनों तरफ नुकसान हुआ। क्यों हुआ वो भी देखना पड़ेगा। हजारों कार्यकर्ता हमारे पार्टी में आए, हमने जोगदाल मेला किया था, आप लोगों को मालूम है। लाखों के आए हैं पार्टी में, तो पार्टी बढ़ा भी है, लेकिन बढ़ने के बाद भी घटा क्यों है? ये लोग कहाँ गए? ये लोग काम किए कि नहीं किए, नए पुराने, किसका रोल क्या था, ये सब चर्चा होगा, बात चलेगा, फिर आगे निकलेगा समाधान।
महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत की सरकार है। केंद्र की कमजोरी राज्य में वहां भी दिख रही है। नतीजों के बाद अजीत पवार ने मुंबई में एनसीपी विधायकों की बैठक बुलाई थी, लेकिन पार्टी के 5 विधायक बैठक में शामिल ही नहीं हुए। 2 विधायकों ने बताया कि वो बीमार हैं, एक विधायक ने बताया कि वो मुंबई से बाहर जाए, एक विधायक रूस चले गए और एक विधायक निजी कारणों का बहाना देकर बैठक में आए ही नहीं। तो ये बंगाल के साथ साथ महाराष्ट्र में भी देख लीजिए। अब पटियाल कंगना रनौत को लगे झापड़ का परीक्षण करेगा। बीजेपी के सभी सांसद दिल्ली पहुंच रहे हैं। कंगना भी हिमाचल से दिल्ली आ रही थी। वो मंडी लोकसभा सीट से चुनाव जीती हैं। कंगना चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंची। आरोप है कि सिक्योरिटी चेक के दौरान ड्यूटी पर तैनात सीआईएसएफ की एक महिला गार्ड ने कंगना को थप्पड़ मार दिया। सवाल उठता है कि महिला जवान ने ऐसा किया क्यों? अनुशासन में रहने वाला सिपाही ऐसा क्यों करेगा? इसका जवाब पुलिस के हवाले से सामने आया और दावा यह किया गया है कि झापड़ मारने वाली सिपाही का नाम कुलविंदर कौर है। वो पंजाब के कपूरथला की रहने वाली है। वो किसानों पर कंगना के बयानों को लेकर नाराज थी। इस घटना के बाद सीआईएसएफ ने आरोपी महिला गार्ड को सस्पेंड कर दिया है। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज्यादा फोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहां पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतजार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? थैंक यू। अब पटियाल करप्शन के गुजरात मॉडल का परीक्षण करेगा। आज सुबह से देश में गुजरात की एक खबर बहुत चर्चा में है। गुजरात में करप्शन रोकने के लिए बनी विशेष संस्था एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो के हवाले से यह खबर सामने आई है और पुलिस ने दावा यह किया है कि हर महीने किश्त बांधकर रिश्वत ली जा रही थी। इसके 1-2 नहीं, कई केस सामने आए हैं। जरा गौर कीजिएगा। गुजरात में रिश्वत की ईएमआई इसलिए लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनी क्योंकि चुनाव में करप्शन एक बड़ा मुद्दा था। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सरकार के अभियान का जमकर प्रचार किया। दिल्ली और झारखंड के मुख्यमंत्री तो करप्शन के आरोपों में जेल भेज दिए गए हैं। मोदी ने इन्हें एंटी करप्शन एक्शन का पोस्टर बॉय भी बनाया था। हालांकि विरोधी ईडी, आईटी और सीबीआई के एंटी करप्शन अभियान को मोदी की सरकार का एंटी ऑपोजिशन प्लान बता रहे थे। हिंदुस्तान के हर कोने से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भाइयों बहनों, मैंने बिड़ा उठाया और मेरा तो मंत्र रहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। दस साल में एक भी घोटाला नहीं होने दिया। अब मेरी गारंटी है, जिसने खाया है उससे बाहर निकालूंगा। पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कार्रवाई की। भ्रष्टाचार गरीब का हक छीनता है। 21वीं सदी के भारत को आगे बढ़ना है तो उसे करप्शन पर भी लगातार तेज प्रहार करना ही होगा।
मंच से भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े बड़े दावे, लेकिन जमीन पर घूस की ईएमआई। अब आपको ईएमआई वाली वारदात के बारे में पूरी जानकारी देता हूं। मार्च 2024 में हुआ ये कि सूरत में जीएसटी की फर्जी बिलिंग के एक केस में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। केस निपटाने के लिए 21 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई। आरोपी ने कहा कि एक बार में इतने पैसे नहीं दे सकता वो। अधिकारी ने घूस की ईएमआई बना दी। बोला हर महीने 2 लाख रुपए दे दो, 10 महीने में रिश्वत की सारी रकम वसूल हो जाएगी। किश्तों में घूस का दूसरा मामला एक उप सरपंच से जुड़ा हुआ है। इस केस में जमीन का विवाद निपटाने के लिए 85,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई। 45,000 रुपए का डाउन पेमेंट हुआ और बाकी का अमाउंट 3 आसान किश्तों में चुकाने के लिए कहा गया। यह केस भी 2024 का ही है और इसके बाद एक और केस सुनिए। यह केस साबरकांठा का है। एक पुलिस वाले ने 10 लाख रुपए की रिश्वत तय की। पहली किश्त 4 लाख रुपए की ली और फिर फरार हो गया। गुजरात एसीबी के मुताबिक 1-2 नहीं, साल 2024 में ऐसे 10 मामले दर्ज किए गए हैं जिनमें ईएमआई के जरिए रिश्वतखोरी का खेल चल रहा था। रिश्वत को हमारे देश में सुविधा शुल्क भी कहते हैं। इसे लेने के लिए कई तरीके हैं जो व्यक्ति, विभाग और प्रदेश के हिसाब से बदलते रहते हैं। लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि उन्होंने नौकरी के बदले जमीन और घर लिखवा लिया था। नोटबंदी के बाद वो दौर भी आया जब रिश्वत नोट की जगह सोने के बिस्किट में ली जाने लगी। सरकारी दफ्तरों के बाहर जूस, पान और चाय की दुकानें होती हैं ना, ये रिश्वत के कलेक्शन का सेंटर माने जाते हैं। रिश्वत में बच्चों के स्कूल की फीस, पत्नी की खरीदारी, घर का राशन, महंगा इलाज, विदेश यात्रा, लग्जरी आइटम्स, विदेश में पढ़ने वाले बच्चों का खर्चा, गैम्बलिंग पेमेंट, लग्जरी रिजॉर्ट, होटल बिल, रेस्टोरेंट बिल, एस्कॉर्ट सर्विसेज और घर के राशन के जरिए भी रिश्वत वसूल की जाती है। भ्रष्टाचार के इस फॉर्मूले पर मैंने पूर्व लोकायुक्त से बात की। आप सुनिए वो क्या कहते हैं। बेस्ट यही है कि इसका तरीका रोकने का कि ह्यूमन इंटरफेस, इसमें मानवीय व्यवहार जो है वो आपस में बंद हो जाना चाहिए। अगर मानवीय व्यवहार बंद हो गया, कोई आदमी मशीन काटे, जैसे टोल काटते हैं, इस तरीके से अब इनकम टैक्स वाले भी अब इनकम टैक्स का जो ह्यूमन इंटरफेस कम कर रहे हैं, तो उसमें धीरे धीरे डेफिनेटली कम होने की संभावना है, बशर्ते कि उसमें लोग इन्वॉल्व हो। मनुष्य रहेगा तो मनुष्य की कमजोरी है लालच, और वो रहेगी। ये इस तरह से काम करता है कि हर डिपार्टमेंट में जो भी फील्ड ऑपरेशंस है या जिनसे पब्लिक कांटेक्ट है या किसी का कोई काम है, उसमें अपने डाउट्स रखते हैं लोग और डिफरेंट लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, और इस तरह से कोई भी एक ऐसा इंप्रेशन दिया जाता है कि बिना रिश्वत के इस डिपार्टमेंट में काम नहीं चलेगा। पूरी इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर आदमी को नहीं दी जाती जो कि कंसर्न आदमी है। तो इसका उपाय यही है कि जो सीनियर अफसर्स हैं वो बार बार अपने डिपार्टमेंट को सुपरवाइज करें, एक सीक्रेट चेक रखें, ओपन चेक भी रखें, लोगों से फीडबैक भी लें और सुपरवाइज भी करें, और बार बार जाके चेक करें कि उनके जो लोअर स्टाफ है वो वह किसी करप्शन में तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा। आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। लोकसभा की तरह कांग्रेस के साथ नहीं लड़ेगी। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर स्टॉक एक्सचेंज फिक्सिंग का आरोप लगाया है। राहुल का दावा यह है कि शाह और मोदी ने शेयर बाजार पर बयान दिए, मीडिया ने एग्जिट पोल किया, इसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज में आम आदमी का भारी नुकसान हुआ। राहुल ने इस घोटाले की जेपीसी जांच की मांग की है। देश के लिए एक चिंता भरी खबर है। भारत में 20 करोड़ से ज्यादा लोग हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं। यह जानकारी आईसीएमआर ने जारी की है। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही, लेकिन एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 9 बजे होगी आपसे मुलाकात, सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट में। शुभ रात्रि।